बेसिकली मेरे पास 5 ऑफर्स थे। फर्स्ट तो कैपजेमिनी का था जो ऑन कैंपस हुआ था, फिर उसके बाद कॉलेज ने बोला था कि एक ही ऑफर ले सकते हो तुम लोग। सो द मेन मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट इज बच्चों को एक एक्सपोजर देना है अबाउट द होल प्रोसेसेस ऑफ आईटी कंपनी एंड सेकंड ऑफ ऑल द माइंडसेट. सो वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट कंपनीज कि आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या क्या सिचुएशंस रहती है. मुझे ऐसे था कि कंप्यूटर कभी पसंद नहीं था, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में गई मैं, तो कॉलेज में ही हमें बताया गया था कि एक लीला पीला अपना फाउंडेशन करके देता है, ठीक है, तो जो तुमको स्कॉलरशिप देगी, तो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के पीछे भी कोडिंग की जाती है। तो ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी, बट फिर बाद में पता चली। तो एक वो होता है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो तुम खुद से करोगे। सो इट्स लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. यस, राइट। Yeah. So that's why we also have a line for beyond the code की learning through curiosity. So तब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतनी ज़्यादा फीस वगैरह एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी जो कि आज होती है. बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं. तो आपके टाइम पे क्या सिचुएशन था कि आपने बताया कि जब आप लास्ट ईयर में थे तब आपने ज्वाइन कर लिया एमडॉक्स को. सो आफ्टर ऑन बोर्डिंग क्या एक्सपीरियंस था, के रोल के बारे में बताइए एंड एट दैट टाइम क्या पैकेजेस एंड ऑल ऑफर किए जाते थे. ये ट्रेनिंग्स वगैरह करके कुछ फ़ायदा है नहीं। फ्रेशर्स को इतना डीपली क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। उनका ऐसा होता है कि तुम लोगों को बेसिक्स आने चाहिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूअर्स कि इतनी सैलरी हाइक एक एवरेज मानी जा सकती है कि लाइक इतनी तो एक्सपेक्ट कर सकता है एक इंजीनियर कि इतनी तो सैलरी हाइक होनी चाहिए. हाउ टू फिगर आउट कि इट्स द राइट टाइम फॉर स्विच जॉब. और आईटी में और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि काम दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आईटी में ही नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है कि भले तुम नहीं कर रहे हो, बट फिर भी तुमको दिखाना आना चाहिए। इतना सा करो बट दिखाओ। Welcome to another podcast episode based on the testing domain. So the main motivation behind doing podcasting is कि हमें दो things पर काम करना है, एक information and second is mindset. So talking about information, हमने बहुत सारे प्रेशर लेवल प्रोफेशनल से बात की है अबाउट द कंपनी क्राइटेरिया, सिलेक्शन, इंटरव्यूज एंड आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती है. सो इस पॉडकास्ट में हमने खासकर माइंडसेट पे ज़्यादा फोकस किया है कि आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में एक प्रोफेशनल के लाइफ में होती है, लाइक सैलरी हाइक्स, जॉब स्विचिंग, नोटिस पीरियड, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजिशंस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जिनका 4+ साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. उन्होंने एमडॉक्स में भी काम किया है. नाउ शी इज़ वर्किंग एट इम्पेटस एज अ फंक्शनल टेस्ट इंजीनियर और यू कैन से ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर. सो आज की डेट में कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज सीखने पड़ेंगे अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में जाना है. सो बिफोर कोविड एरा क्या सिचुएशन थी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, क्या प्लेसमेंट में सिनारियो रहते थे, आज की डेट में क्या चेंजेस हो चुके हैं. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बात की है. जॉब स्विचिंग अगर कोई प्रोफेशनल करता है तो क्या माइंड सेट रहता है. नोटिस पीरियड के बारे में भी बात की है, अगर कोई नोटिस पीरियड ब्रीच करेगा, बॉन्ड ब्रीच करेगा तो क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आपको. सो फॉर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आपका एक माइंड सेट भी अच्छा हो जाएगा अगर आप एक पूरा पॉडकास्ट लिसन करते. सो इट्स रीमा ऑन बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट. एंजॉय टुडेज एपिसोड. So welcome Rima on Beyond the Code podcast. So let's just start with your brief introduction. Yes. So first of all, thank you so much for inviting me here. So myself, Reema Shahpurkar, and I completed my bachelor's of engineering in computer engineering from JSPM, Hadapsar. Okay, so I have total 4.4 years of experience in automation test engineer. So currently I am working with Impetus, and previously I was working with Amdocs. So in Amdocs I was working for 4 years, and it's just 4 months I'm working with Impetus. So yeah, so that's about me. Okay, so the main motivation for doing this podcast is कि बच्चों को एक एक्सपोजर देना है अबाउट द होल प्रोसेसेस ऑफ आईटी कंपनी एंड सेकंड ऑफ ऑल द माइंडसेट, जिस पर इस पॉडकास्ट में ज़्यादा बात होगी बिकॉज यू आर हैविंग 4.4 years ऑफ एक्सपीरियंस.
सो वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट कंपनीज कि आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या क्या सिचुएशंस रहती है, कैसे सर्वाइव करना चाहिए, टेक स्टैक्स एंड ऑल. सो बेसिकली लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल जर्नी की थोड़ा सा अपने बचपन से लेकर अपने पूरे एजुकेशन जर्नी के बारे में बता दीजिए. Okay. So I will start from 11th 12th. Okay. So मैंने 11th 12th साइंस लिया था. सो आई वॉज इन आर शिंदे जूनियर कॉलेज विच इज़ इन हडपसर ओनली. ओके. सो मुझे डॉक्टर बनना था. सो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी. बट मुझे सीईटी में मार्क्स कम मिले तो मैं नहीं कर पाई डॉक्टर उस टाइम पे. सो मेरी मम्मी ने बोला कि अब तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए. तो जो मुझे नहीं करना था बट फिर भी मैं उस फील्ड में गई. एंड मम्मी ने ही बोला मुझे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहिए तुमको, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा बूम था. ठीक है. बट मेरे भाई भी था, मतलब मेरा भाई भी था जो मैकेनिकल इंजीनियर था. तो उसने बोला कि लड़कियों के लिए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा होगा करके. सो मैंने किया. एंड मुझे ऐसे था कि कंप्यूटर कभी पसंद नहीं था. मैं ऐसे हमेशा दूर भागती थी कि नहीं मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए. तो बट फिर भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो एक ऐसा था कि अब गई हूँ इसमें तो करना चाहिए एट एनी कॉस्ट कुछ भी करके. तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में गई मैं, तो कॉलेज में ही हमें बताया गया था कि लीला पुनावाला फाउंडेशन करके एक होता है. ठीक है. सो जो तुमको स्कॉलरशिप देगी. तो जैसे मैं ओपन कास्ट में थी तो बहुत ज़्यादा फीस थी उस टाइम पे. तो फिर एक अच्छा चांस था मेरे लिए कि ये स्कॉलरशिप मैं ले पाऊँ करके. तो मैंने अप्लाई किया लीला पूर्णावाला फाउंडेशन के लिए. फिर उसके बाद एक इंटरव्यू भी हुआ था उनका, जो ब्लू डायमंड होटल में हुआ था. तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं कभी इतने बड़े होटल में नहीं गई थी. सो और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे. वो जो ऐसा होता है ना कि एक बहुत बड़ा टेबल रहेगा एंड बहुत सारे लोग ऐसे बैठे और मैं सेंटर में बैठे और सब लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था. एंड उन्होंने मुझे सी वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे तो उसके बारे में भी पूछा था. एंड तुम क्यों जाना चाहते हो कंप्यूटर में, तो ऐसे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे. सो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ. तो मैं क्वालिफाई हो गई थी उस चीज़ के लिए. फिर मैं तो टॉपर थी उस टाइम पे. मतलब ऐसा था कि मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं था बट फिर भी मैंने वो चीज़ करी C++. एंड जब मैं थर्ड ईयर में थी तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने भी क्लासेस किए थे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. तो वही के जो सर थे उन्होंने मुझे थर्ड ईयर में बोला कि तुम अब क्लासेस लो करके. तो मेरे लिए एक ये चांस था कि अब जब ऐसा होता है ना कि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो उनके लिए हम खुद पढ़ते हैं, राइट. तो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा पॉइंट था मेरे लिए, जो मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हो चुका था. एंड या सो आफ्टर दैट लास्ट ईयर में तो जैसे कैंपस आता है, तो उस टाइम पे कैपजेमिनी में मेरा मुझे फर्स्ट ऑफर मिली थी. सो बेसिकली मेरे पास 5 ऑफर्स थे. ठीक है. सो फर्स्ट तो कैपजेमिनी का था जो ऑन कैंपस हुआ था. फिर उसके बाद तो कॉलेज ने बोला था कि एक ही ऑफर ले सकते हो तुम लोग. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मुझे अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ जाऊँगी ऑब्वियसली. तो उसके बाद मेरा सिंटेल एंड IBM का हो गया था. फिर कॉलेज टाइम पे ना एक KPIT का एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स होता था. तो उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 20 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे. एंड उसमें हमारा भी एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था. तो एक कॉम्पिटिशन के लिए हम, जब कॉलेज नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे हम गए थे. तो जो CEO है वहाँ के KPIT के, तो वो भी आए थे वहाँ पे. तो वो भी एक बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए. सो उनका भी ड्राइव हुआ था फिर जो सिलेक्ट हुए थे उस प्रोजेक्ट कंपटीशन में. ठीक है. तो उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हुई थी, फिर इंटरव्यू हुआ, तो KPIT भी मेरा निकल गया था. तो ऐसे टोटल 4 निकल गए थे. ठीक है. फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था. ठीक है. तो लॉकडाउन के बाद तो ऐसे था कि मतलब क्या करूँ, अब घर बैठ के सब बोर ही हो रहे थे. तो उसके बाद एमडॉक्स का आया मुझे थ्रू लीला पुनावाला फाउंडेशन. ठीक है. तो वहाँ पे टेस्ट हुई, फिर इंटरव्यू हुआ और मेरा वो इंटरव्यू निकल गया था. तो उसके बाद एक हफ्ते में ही मेरी ज्वाइनिंग थी. मतलब ऐसा हुआ था कि हम्म, मैं पास आउट भी नहीं हुई थी डिग्री के लिए, बट फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया था एमडॉक्स. उसके बाद एग्जाम दी और फिर पास हो गए. तो
सो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब मेरी जर्नी थी एमटॉक्स तक की। ओके, सो थोड़ा सा कॉलेज जर्नी पर डीप बात करते हैं कि लाइक आप फर्स्ट ईयर में थे 2015 एंड 16। या राइट। ओके, सो आज की डेट में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है, कंप्यूटर हाँ इंजीनियरिंग वो की। तो है। सो उस टाइम पे क्या माहौल था, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इतना था? या उस टाइम पे तो ऐसे था ना कि मैकेनिकल के लिए बहुत ये करते थे, मोस्टली सब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ही करना चाहते थे। बट अभी उस टाइम से अभी यहाँ तक अब हम देखते हैं तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है आईटी सेक्टर की, राइट। एंड जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो भी अब यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ तब से डिफरेंट सिचुएशन था, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं कंपटीशन थी, कम था। राइट, हाँ। कंपटीशन कम था। ओके, सो आपने कहा कि आपने थर्ड ईयर में क्लासेस लेना शुरू कर दिए थे। सो हम्म। क्या आइडिया थी उसके पीछे, क्या मोटिवेशन था, लाइक खुद से क्लासेस लेना, वो भी उस टाइम पे? या खुद से इन द सेंस कि एक इंस्टीट्यूट था डिस्टेंट कंप्यूटर्स करके, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ले सकते हो, तुम अभी पैसे भी कमा लोगी एंड तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ सकता है। तो मेरा तो यही था कि ऑब्वियसली कि मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है ये चीज़ करके, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एक ही स्टूडेंट दिया था। फिर तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो भी मेरे साथ जो पढ़ रहे थे। सो या यही मोटिव था कि नॉलेज बढ़ना चाहिए। सो आपने लगभग 4 से 5 ऑफर क्रैक किए, हम्म। एंड ऑब्जर्विंग योर एजुकेशनल जर्नी, इट सीम्स टू बी कि लाइक आप ब्राइट स्टूडेंट थे पहले से हम्म। ही। सो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि लाइक अगर कोई इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है कंप्यूटर में, ओके। और उसको एक नॉलेज गेन करना है अबाउट प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तब उस टाइम पे आपने खुद से सब कुछ सीखा है। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लाइक क्या क्या करना पड़ा खुद से सीखने के लिए, कि तब जाकर आपको इतने सारे ऑफर्स मिले। ओके। सो जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रोग्रामिंग कुछ भी समझ में नहीं आती थी फर्स्ट ईयर में, तो ऐसा था कि क्या है ये, क्यों कर रही हूँ मैं, मतलब उसके पीछे का रीजन ही नहीं पता था क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर में क्लास लगाया था, ठीक है, C++ जो अभी करते ही है सब लोग, राइट। तो उस टाइम मैंने भी किया था। बट हाँ, तो उस टाइम के बाद से मुझे थोड़ी आइडिया आने लगी कि अच्छा ये इसलिए करते हैं, जैसे अभी कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के पीछे भी कोडिंग की जाती है, तो ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी बट फिर बाद में पता चली। तो एक वो होता है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो तुम खुद से करोगे, तुम खुद से सोचोगे अरे मैं ये गेम बना लूँ, इसके पीछे कैसे कोडिंग होगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि एक इंटरेस्ट आना चाहिए और वो खुद को ही बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मुझे नहीं था कभी भी, मुझे मेडिकल में जाना था, ठीक है, बट फिर भी अब मैं वहाँ गई और जो नहीं करना था वो भी किया। तो आई वुड से कि तुमको इंटरेस्ट शो करना चाहिए उस चीज़ में। ओके, सो इट्स लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यस, राइट। या, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव अ लाइन फॉर बियॉन्ड द कोड की लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी। या सो या सो या थोड़ा सा अब कैंपस प्लेसमेंट्स पर बात करते हैं कि लाइक आपके पास 4 ऑफर थे। सो नाउ सिचुएशन थोड़ी अलग है, ड्राइव्स भी, उनका स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। सो एट योर टाइम क्या क्या होता था कैंपस ड्राइव्स में, क्या क्या राउंड लिए जाते थे? ओके। सो फर्स्ट तो टेस्ट होती है, राइट, शायद अभी भी ओके, होती होगी हाँ, ना वो वो। ओके। एप्टी टेक्निकल। या राइट, एप्टीट्यूड। तो उसके लिए तो प्रिपेयर करना पड़ता है आप लोगों को। सो वो हो गया, फिर जैसे कोडिंग का हो गया, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग के जैसे आउटपुट क्या होगा इस कोड का, राइट, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि तुम्हारा डायरेक्टली फिर इंटरव्यू राउंड होता है। और कुछ कुछ कंपनीज का ऐसे भी होता है कि जीडी भी रखते हैं वो, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो मोस्टली तो नहीं रखते हैं, बट कुछ कंपनीज है जो जीडी रखती है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी दिया था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू नहीं था, बस जीडी के लिए मैं हो गई थी एलिजिबल। बट मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पाई वहाँ पे, ठीक है। तो एक ये हुआ एंड या डायरेक्टली फिर एचआर राउंड, 3 ही राउंड होते थे, मतलब एक असेसमेंट हो गई, फिर तुम्हारा टेक्निकल राउंड एंड देन डायरेक्टली एचआर राउंड। सो ये 3 राउंड्स होते थे उस टाइम पे। सो हमने ना कॉलेज पर जब भी बात की है पॉडकास्ट में, सो टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा बात की है। सो लाइक आपके पास 4 ऑफर्स थे। सो आपने अपने आप को ग्रूमिंग कैसे किया इन सॉफ्ट स्किल्स,
कि एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अगर आपको इतने ऑफर्स क्रैक करने हैं तो। हम्म। सो थोड़ा सा उस प्रोसीजर के बारे में बताइए, लाइक कैसे इनहांस किया जा सकता है सॉफ्ट या स्किल्स को। सॉफ्ट स्किल तो मैं बोलूँगी, जब तक ना तुम एक दो इंटरव्यू नहीं देते ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हम्म। नहीं होता, ठीक है। सो तुम्हें ना प्रिपेयर करना चाहिए। अभी जैसे इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कि वो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो तुमको इस चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए पहले से कि मुझे ये पॉइंट्स बोलने हैं वहाँ पे। अभी जैसे तुम्हारा सपोज कोडिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो तुमको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी फॉर फ्रेशर कि डायरेक्टली तुम जाओ और एकदम से अच्छे से बोलो। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता होता है कि कैसे हैंडल करना है सामने वाले को। बट जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं इतना समझ में आता कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सो ओके, आई हैव वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हुँ, हुँ। आई एम श्योर कि आपके जब लास्ट ईयर थे या फिर आपका जो इंजीनियरिंग पीरियड था 2016 से हुँ, लेकर हुँ। 2020 तक, तब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतनी ज़्यादा फीस वगैरह एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी जो कि आज होती है। हुँ। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं हुँ, फॉर कंप्यूटर हुँ, साइंस हुँ। स्टूडेंट्स की, एक कोर्स कर लो, फुल स्टैक वगैरह, हुँ। और बहुत ज़्यादा फीस होती थी। सो आपके टाइम पे क्या सिचुएशन था? ओके, सो हमारे टाइम पे तो ऐसे था ना कि कॉलेजेस में ही आते थे ऐसे, मुझे नाम याद नहीं, हाँ, फेस ट्रेनिंग करके एक था हमारे इसमें, तो वो उनकी ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। तो हमने भी कुछ पैसे भरे थे उस चीज़ के लिए, बट वो कॉलेज के थ्रू था और इतनी फीस नहीं थी उस टाइम पे उसकी। तो मुझे एक्चुअली पर्सनली ऐसे लगता है कि ये ट्रेनिंग्स वगैरह करके कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स को इतना डीपली क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। उनका ऐसा होता है कि तुम लोगों को बेसिक्स आने चाहिए बस, ठीक है, जैसे उप्स कंसेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में, आई थिंक यू आर अवेयर, राइट। सो ये चीज़ें आपको खुद को करनी चाहिए, वो ट्रेनिंग वगैरह आई डोंट थिंक कि वो सही है करके, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इतने पैसे भरोगे। और उनका तो ऐसे भी होता है ना कुछ कुछ इंस्टीट्यूट का, कि अगर हमने आपको प्लेसमेंट करा के दी तो आपको फी, मतलब आपकी फर्स्ट सैलरी हमें देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट फ्रेशर लेवल पे तो। द रीज़न बिहाइंड आस्किंग दैट क्वेश्चन कि आज की डेट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने बहुत हल्ला मचा के रखा है कि हुँ। बहुत ज़्यादा होता है कि जॉइन करो, सीख लो, वरना प्लेसमेंट्स हम भी दे देंगे या फिर नहीं होगी। सो या नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस हुँ, पॉडकास्ट कि हुँ। थोड़ा सा माइंड सेट पर बातें करनी है कि क्या क्या सिचुएशंस होती आफ्टर ऑनबोर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एमडॉक्स। हुँ। कि आपने बताया कि जब आप लास्ट ईयर में थे तब आपने ज्वाइन कर लिया एमडॉक्स को। सो आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या एक्सपीरियंस था, आपके रोल के बारे में बताइए, एंड एट दैट टाइम क्या पैकेजेस एंड ऑल ऑफर किए जाते थे। ओके, सो मुझे एमडॉक्स से तो 4 एलपीए का पैकेज मिला था उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनबोर्डिंग का तो मतलब ऐसे होता है ना कि तुम्हारे टीम लीड्स एंड ऑल वो तुम्हारे टीम से मिलवाएँगे वगैरह, ठीक है। तो आई वुड आई वुड से कि इतना कुछ ये नहीं होता, मतलब हमें बहुत डर लगता है कि कैसे होगा। तो मेरा ऐसे हुआ था ऑनबोर्डिंग होने के बाद, मैं सबको सर मैम ऐसे बुलाती थी। तो मेरे लीड ने तो मुझे बोला कॉल पे कि ऐसे तुम किसी को सर मैम नहीं बुला सकती, ठीक है, ये पहली चीज तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ में याद रखनी है। डायरेक्टली तुमको उस जो भी पर्सन है उसका इनिशियल लेना है करके, एंड उसे उसी वे में बात करनी है। यहाँ पे कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं होता, ठीक है। एंड ऑनबोर्डिंग तो जैसे लाइक उन्होंने ट्रेनिंग असाइन कर दी थी, ठीक है, मतलब मुझे तो जिंजर की ट्रेनिंग मिली थी। तो एक वो ऑटोमेशन टूल है एमडॉक्स का, उनका खुद का टूल था, तो उस पर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी। फिर उसके बाद डायरेक्टली मेरा प्रोजेक्ट असाइन हो गया था ऑलरेडी मुझे, तो मैं उसी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वही फिर प्रोजेक्ट में तुमको कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मिलेंगे। एंड स्टार्टिंग में तो फ्रेशर्स को कोई इतना प्रेशर नहीं डालता कि तुमको ये चीज़ आनी ही चाहिए करके, ठीक है। वो क्योंकि उनको भी पता होता है कि यार ये फ्रेशर है, तो वो इतना ज़्यादा ये नहीं करेंगे। तो हाँ, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भी तुम कर सकते हो ना वो फ्रेशर लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ना वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है सीखने की। तो तुम जितना पढ़ सकते हो ना उस टाइम पे उतना पढ़ना, ठीक है। कि जैसे
कोई ऑटोमेशन है, जैसे अभी मैं ऑटोमेशन पे कर रही हूँ, तो ऑटोमेशन में भी बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कुकुम्बर है, सेलेनियम है, एंड रोबोट फ्रेमवर्क है, सो बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, तो तुमको तभी ये सारी चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए जितना पढ़ सकते हो। ओके, सो आपका क्या रोल था तो मेरा तो फंक्शनल टेस्ट इंजीनियर एज अ रोल। एंट्री लेवल? हाँ, राइट। ओके, सो हमने 2 पॉडकास्ट किए हुए हैं हम्म। एमडॉक्स के ऊपर, बट वो दोनों भी फ्रेशर थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था, लाइक इट वाज़ कि मैक्स 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस था उन्हें। सो उनसे इनिशियल स्टेजेस के बारे में बहुत सारी बातें की है हमने। हम्म। सो थोड़ा-सा आपका 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है एमडॉक्स के साथ। सो थोड़ा-सा इस बारे में बताइए कि लाइक जब आप फ्रेशर होते, कंपनी जॉइन करते, आपकी ट्रेनिंग्स होती है, प्रोजेक्ट भी मिल जाते, मगर हम्म। काम नहीं होता। एंड नाउ जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 4 साल आपने काम किया है, हम्म। सो कैसे वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे हैंडलिंग की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन होती होगी। सो थोड़ा सा राइट। उस जर्नी के बारे में बताइए कि लाइक क्या क्या होता है। ओके। सो मैं मैं तो जब गई एमडॉक्स में, मैं मेन फ्रेम पे काम कर रही थी स्टार्टिंग में, और मेरे लिए मेन फ्रेम ऐसे था कि ये क्या है कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में कर रही थी, मुझे ऐसे लगता था कि वही कुछ करना होगा, और मुझे डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था वहाँ पे। बट वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे हुआ कि अब तो मुझे टेस्टिंग में काम करना पड़ेगा, और ऊपर से मेन फ्रेम जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वैसे हम लोगों को ट्रेनिंग दी थी, बट वो ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आती। और उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट आया था, तो वो मुझे असाइन कर दिया उन लोगों ने, और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैं पूछती थी मेरे टीम लीड से कि क्या करना है, कैसे करना है, बट वो भी इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो भी नए लीड बने थे उस टाइम पे, उनका भी प्रमोशन हो चुका था, उनको ट्रेनिंग्स असाइन हो गए थे। बट वो एक होता है ना कि तुम करोगे प्रैक्टिस करके करके, और एक टाइम के बाद वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम लोगों में, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम नहीं कर सकते, बस वो एक कॉन्फिडेंस गेन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद तो ये भी टाइम आया था कि हम लोग ऐसे सुबह 10 बजे से रात के 4 बजे तक काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, बट तुम्हें बहुत लर्निंग मिलती है इन सब चीज़ों से, तो स्टार्टिंग में तो करना ही चाहिए, और हो जाता है, मैं तो यही बोलूँगी, जब तुम उसमें जाओगे तो। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि जब आप का 4 साल का एक्सपीरियंस हो रहा था, हम्म। लाइक जब 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन हो चुकी होती है एट दैट लेवल की आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है? ओके। सो बेसिकली जब फ्रेशर होते तो इतना कोई हमको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देते, ठीक है। जैसे मुझे किसी कॉल में जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे लीड या फिर और भी कोई जो सीनियर है मेरे से, वो भी साथ में आएगा, बट वो चीज़ धीरे धीरे कम हो जाती है, और तुमको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो तुम्हारे साथ उस टाइम पे मतलब एज अ फ्रेशर लेवल पे 2-3 लोग रहेंगे, ठीक है, कि वो लोग संभाल लेंगे, तुमको कुछ करना नहीं है। बट जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि 2 से ऊपर हो जाते हो, 2 ढाई साल हो जाते हैं, तो तुमको खुद वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तुमको खुद क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ेगी, डेवलपर से तुम्हें खुद इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तुम्हारे ऊपर। एंड क्योंकि क्या होता है कि कुछ टाइम बाद और भी फ्रेशर्स आ जाते हैं जो तुमसे भी फ्रेशर लेवल पे, ठीक है, तो तुम्हें उनको सिखानी पड़ती है ये सारी चीजें। सो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। एंड और एक चीज ऐसे होती है ना आईटी में, कि तुम्हें खुद कुछ इनिशिएटिव और कुछ आइडियाज लेके जाने पड़ते हैं। जैसे एमडॉक्स में ऐसा होता था ना कि बहुत सारी इनोवेशन पे वो लोग काम करते हैं, तो अलोंग विथ योर बिजनेस वर्क जो तुम डेली वर्क कर रहे हो, उसके साथ तुमको इनोवेशन भी करना चाहिए, कुछ आइडियाज लेके जाने पड़ते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है फ्रेशर के बाद। सो आज की डेट में एमरॉक्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। सो एट दैट टाइम जब आपका सिलेक्शन हुआ था, सो कोई बॉन्ड था कंपनी के साथ? नहीं, कंपनी के साथ तब कोई बॉन्ड नहीं था। जैसे कैपजेमिनी के साथ था बॉन्ड 2 साल का, बट एमडॉक्स के साथ नहीं था। नहीं था। और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 6 मंथ्स तुम प्रोबेशन पीरियड में होते हो, वो निकाल भी सकते हैं 6 महीने में तुम लोगों ओके। को। तो डेडिकेशन दिखा के काम करना पड़ता है। और आईटी में और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि काम दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आईटी में ही नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है कि
भले तुम नहीं कर रहे हो बट फिर भी तुमको दिखाना आना चाहिए, इतना सा करो बट दिखाओ। ओके, सो नाउ यू आर वर्किंग इन द इम्पेटस। या सो थोड़ा सा इस जॉब स्विचिंग के बारे में बात करते हैं कि लाइक आई हैव टू क्वेश्चंस कि अगर कोई इंजीनियर है किसी भी आईटी कंपनी में, आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट्स होते हैं, सैलरी हाइक्स होती है, सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूअर्स कि कितनी सैलरी हाइक एक एवरेज मानी जा सकती है कि लाइक इतनी तो एक्सपेक्ट कर सकता है एक इंजीनियर कि इतनी तो सैलरी हाइक होनी चाहिए। ओके सो ओके, जो फर्स्ट स्विच होता है ठीक है, तो उस टाइम पे तो ऐसा होता है ना कि हमारा पैकेज वैसे भी कम ही होता है ठीक है, फ्रेशर ओके। लेवल पे। तो उस टाइम 100% हाइक भी मिल जाती है ठीक है। तो बट हम इतना एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि 60% हाइक मिलनी चाहिए करके। ओके, फर्स्ट जॉब स्विच। हाँ, ओके। 60 के ऊपर ही मिलेगी एक्चुअली, ठीक है, मिल सकती है, बट 60 हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट कि एक ही कंपनी में हर साल बाद। ओके सो जैसे एमडॉक्स का मैं बोलूँगी, तो वहाँ पे ऐसे होता है ना कि फर्स्ट तुम फ्रेशर लेवल पे हो, फिर उसके बाद एक सीनियरिटी लेवल आती है, तो मतलब एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे। तो अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो वो 1.5 साल में ही तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, उस टाइम पे तुम्हारी 40% हाइक हो जाएगी ठीक है। एंड जो मतलब ईच ईयर में जो हाइक मिलती है ठीक है, तो उसके लिए हम आई वुड से कि 10% हाइक ओके। तो एक्सपेक्ट करनी चाहिए, 10 ओके। 15%। और वो ऐसा होता है ना कि काम के ऊपर ही डिपेंड करता है, या फिर अभी जैसे बिजनेस खराब चल रहा है सपोज किसी कंपनी का, तो उस टाइम पे वो ज्यादा हाइक नहीं दे सकते। एंड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जैसे अभी टीसीएस में इतनी हाइक नहीं होती है, सबको पता है, वो 1 या 2% ही हाइक देते हैं। जैसे एमडॉक्स है, एमडॉक्स का पता है कि हाँ वो दे सकते हैं 15% 20% भी हाइक दे सकते हैं, तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है वो चीज। और शायद ये आपके मेहनत पे भी होता होगा कि लाइक आपने कितना इनपुट दिया है साल भर। यस वो करता है, बट कंपनी भी मैटर करती है इस चीज हम्म। के लिए कि आप कौन सी कंपनी में हो। ओके, सो इट्स अ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि लाइक ये हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा इस चीज़ पर, बट हम्म। आई वांट टू आस्क कि हाउ टू फिगर आउट कि इट्स द राइट टाइम टू जो स्विच जॉब। ओके सो मैं ये बोलूंगी, अभी तुमको ना ऐसे फील हो रहा है, आपको अंदर से फील हो जाएगा कि यार मैं यही चीज करे जा रहा हूँ ठीक है, एंड अब मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए। सो आई उस टाइम आई वुड से कि एक राइट टाइम आ चुका है कि आपको स्विच करना चाहिए। जैसे अभी आप एक ही काम 2 साल में कर मतलब 2 3 साल करे जा रहे हो, और कुछ लर्निंग्स नहीं है, कुछ आउटकम भी नहीं आ रहा है ठीक है, तो उस टाइम पे आपको स्विच करना चाहिए। एंड एज ए फ्रेशर लेवल पे आपको 3 4 साल के बाद करना चाहिए ओके। स्विच, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया ऐसे मुझे लगता है, बट ठीक है। ओके, सो लोग स्विच क्यों नहीं करते, लाइक फ्रॉम योर ओपिनियन, आपका एक एक्सपीरियंस है, हाँ क्या रीजंस होते हैं कि लोग स्विच नहीं करते कंपनी। ओके सो एक्चुअली द फर्स्ट मेन थिंग इज द कंफर्ट जोन ठीक है, वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे मैं भी कंफर्ट जोन में चली गई थी, 4 साल बहुत बड़ा टाइम है ठीक है, तो उस वजह से नहीं करते हैं। एंड कुछ लोगों को ना ऐसे भी होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा दूसरा स्विच, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होता है ठीक है उतना, एंड उनको सीखने की इच्छा भी नहीं होती आगे जाके, तो इसलिए वो वहीं पे रहते हैं। और भी होते होंगे कोई रीजंस। या और होते होंगे बट मुझे अभी हाँ। इतना ही। जैसे और भी होता है कि मेरे लीड से मैंने मेरी बात हुई थी, तो उनका ऐसे था कि वो जैसे चाहे वैसा रह सकते हैं वहां पे ठीक है, तो उनको कोई इतना रोक टोक नहीं करेगा, तो इट्स लाइक कि वो डिपेंड करता है हर एक के पर्सपेक्टिव पे कि उनको करना चाहिए या नहीं। ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इम्पेटस की लाइक आपका अभी क्या रोल है इम्पेटस में, हम्म। एंड क्या क्या करना पड़ता है एज अ टेस्टर। ओके सो इम्पेटस में मेरा ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर ही रोल है। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के लिए ही हायर किया था, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे भी मैं फुल्ली ऑटोमेशन पे काम कर रही हूँ। एंड आई वुड से कि वहाँ पे हम जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जैसे डेटा ब्रिक्स है, पाइसपार्क है, आई थिंक यू आर या। अवेयर। ओके सो ये जो चीज़ें हैं जो जो मशीन लर्निंग को करते हैं, तो उसके पहले जो हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं राइट, ओके। तो उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। एंड वहाँ पे हम रोबोट फ्रेमवर्क एंड पाइटेस्ट ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि स्विच के बाद मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला, ठीक है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्विच करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ ये टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। ओके, सो एज अ फ्रेशर हम ना जॉब्स सर्चिंग करते हैं कि एंट्री लेवल जॉब्स किस साइट पर है, किस कंपनी की ओपनिंग्स आ रही है। हम्म सो यू आर हैविंग ए 4 years ऑफ एक्सपीरियंस हम्म। एंड आपको जॉब स्विच करना है। आप क्या क्या देखते हो कि लाइक जॉब स्विच करने के लिए नया जॉब ढूंढना है, आपका क्या एक वे होता है फॉर ओके, फाइंडिंग जॉब? सो फर्स्ट ये होता है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने इतना काम नहीं किया था पहले, ठीक है, पाइथन एंड इस पे, ठीक है, मतलब किया था, बट ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से मैंने इतना काम नहीं किया था, बट मुझे ऐसा था कि मुझे वहाँ पे स्विच करना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए मुझे सबसे पहले मेरा रिज्यूम बिल्ड करना पड़ेगा, राइट, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, एज अ ऑटोमेशन टेस्टर के लिए। तो मैं वो चीज़ें भी लर्न करूँगी, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, ठीक है, बेसिक्स क्लियर करूँगी और मेरा रिज्यूम भी परफेक्ट बना दूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो, एंड सेकेंड इज कि तुमको फिर वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी कि क्या होता है उस चीज़ में। सो ये दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एंड या आपको पैकेज भी, अभी किस लोग, कुछ कुछ लोगों का ये भी होता है कि मुझे पैकेज इतना चाहिए या फिर कंपनी ऐसी चाहिए, तो ये फिर अदर फैक्टर्स हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इम्पेटस, ये जॉब आपने खुद सर्च किया था या फिर रेफरल था किसी का? ओके, सो अभी जैसे बहुत सारे पोर्टल्स है, जैसे नौकरी वाला है या फिर लिंक्डइन का है, तो वहाँ से ही मुझे आया था कॉल। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, आपके भी कितने राउंड्स होते हैं लाइक इंटरव्यू? सो अभी जैसे है ना, कुछ कुछ कंपनीज टेस्ट भी लेते हैं, असेसमेंट टेस्ट भी लेते हैं, बस यहाँ पे एप्टीट्यूड नहीं होता है जैसे फ्रेशर लेवल पे होता है। तो जो कोडिंग वगैरह हो गया या फिर एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह हो गई, तो इस टाइप की असेसमेंट होती है फिर। बट ये वाला भी कंपनी पे डिपेंड करता है, उनको लेना है या नहीं लेना है असेसमेंट। नहीं तो डायरेक्टली आपका L1 होगा, मतलब फर्स्ट राउंड टेक्निकल इंटरव्यू, देन L2 सेकंड टेक्निकल राउंड, एंड देन तुम्हारा HR होगा। जैसे ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कुछ कुछ 3-4 भी लेते हैं, मतलब उनको मैनेजर राउंड भी लेना होता है, तो ये डिपेंड करेगा। ओके, सो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है हम्म एंड आई वांट टू स्विच इनटू द अनदर टेक्नोलॉजी एंड हम्म वाइल जॉब स्विचिंग अलग डोमेन में जाना हम्म। है। सो इट इज़ एक्चुअली हार्ड, आई गेस कि ये होता होगा। होता है। सो मतलब क्या होता होगा इस सिचुएशन में कि लाइक एक फ्रेशर लेवल से क्वेश्चन है? ओके, सो हार्ड तो होता है, बट मुझे ऐसे लगता है कि फ्रेशर लेवल पे बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो चीज़, मतलब क्योंकि आप पढ़ाई करते ही आ रहे थे, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो अभी भी, मतलब इतना गैप नहीं है। बट अगर एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, तो वो 4-5 साल से काम कर रहा है एक ही टेक्नोलॉजी पे, एंड उसको सडनली वो बोल रहा है कि मुझे अभी डेवऑप्स में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें कर, मतलब खुद से भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स, एंड एक्सपीरियंस वालों के लिए तो ऐसे कि सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे एंड खुद से भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसे कि मेन फ्रेम में काम कर रहे थे, जो अभी डेटा ब्रिक्स, ये डेटा इंजीनियर जो होता है उसमें मूव कर रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा पैकेज इस पे मिलेगा मुझे जाके। ओके, सो आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एंट्री लेवल जॉब कुछ भी मिल जाए कौन सी भी टेक्नोलॉजी में वो करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। या क्योंकि कैसे होता है ना कि उनको लगता है कि मुझे जाना है फर्स्ट हाँ। आईटी में तो घुसना है, ठीक है, तो उसके लिए वो कोई भी जॉब करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे मेरा भी ऐसे था कि एमडॉक्स अच्छी कंपनी है, तो मुझे चांस मिल रहा है, तो भले ही टेस्टिंग में तो ठीक है, मैं बाद में जाके स्विच कर लूंगी, जो कि मैंने नहीं किया, डेवलपमेंट में मैं नहीं गई, बट या आप कर सकते हो। ओके, सो अभी टेस्टिंग में मज़ा आ रहा है? हाँ, मतलब टेस्टिंग में ऐसा था ना कि डेवलपर्स को थोड़ा परेशान करो डिफेक्ट ओपन कर करके। ओके, सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो आई हैव वन क्वेश्चन जो कि एक फ्रेशर के लिए एडवाइस रहेगी कि एज अ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आज की डेट में अगर किसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में आना है, हम्म सो क्या क्या करना पड़ेगा टू बी
ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, किन टूल्स को सीखना पड़ेगा? ओके, नाइस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ना आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करनी है। जैसे जावा हो गई या फिर पाइथन, सी हैश भी होती है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं पकड़ के जा रही हूँ कि मुझे पाइथन करनी है, तो पाइथन के साथ सेलेनियम होता है, फिर पाईटेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अलोंग विद दैट जैसे पाइथन होता है ना, तो एक रोबोट फ्रेमवर्क करके एक नया आया है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी सीखनी चाहिए। एंड जावा के साथ ऐसा होता है कि सेलेनियम, टेस्टंगजी, मेवन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जैसे डिफर करता है, ठीक है। एंड बीडीडी फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, ठीक है। अभी आई डोंट नो आपको ये पता होगा या नहीं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी हाँ, ये टेक्नोलॉजी स्टैक्स है जो आपको करनी चाहिए। एंड एसक्यूएल भी हो गया, तो ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये स्ट्रांग होना चाहिए आपका। एंड एडब्ल्यूएस वगैरह जो है ना, हम्म। उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंड एक होता है सी आई सी डी पाइपलाइंस करके, ठीक है। तो उसमें जेनकिंस एंड टीम सिटी होती है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं बोलूँगी कि फ्रेशर लेवल पे तो इतना वो नहीं पूछेंगे आपको डीपली क्वेश्चंस, ठीक है। बट आपको आइडिया होनी चाहिए कि कौन से अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट जॉब स्विचिंग, आपने हम्म। कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे? ओके, सो मैंने 2 प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ किए थे, नौकरी एंड लिंक्डइन। ओके, सो नौकरी पे जो होता है ना, तो बेसिकली आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आपका प्रोफ़ाइल जो होता है 100% होना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने अभी और एक चीज़ नोटिस की है, जैसे एक नोटिस पीरियड होता है, ठीक है, तो वो 90 डेज़ का होता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे लिखते हो प्रोफ़ाइल में कि आपका 90 डेज़ का है, तो आपको कोई भी कंपनी कॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने जो ये फॉलो किया था कि मैं 30 डेज वहाँ पे करती थी, और फिर जब कॉल आएगा, फिर 30 डेज है तो कॉल करेंगे कंपनीज, ठीक है। तो कॉल आने के बाद फिर उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि जो ऑफिशियल नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है, बट हम निगोशिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो प्रोसेस तो करेंगे। तो ये एक चीज होती है उसमें। एंड और एक चीज होती है, जैसे नौकरी पे बोलते हैं कि आपको आपका प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड ही रखना चाहिए। कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी पे अपडेट करते चीजें। जैसे अभी आपने क्या किया, सपोज आपने आज किया और एक हफ्ते के बाद देखा ही नहीं उसको, ठीक है। तो इस एक हफ्ते में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। एंड जो जो भी एचआर है, तो उनको क्या दिखेगा, जो भी लेटेस्ट है वो वही देखेंगे, वो लास्ट वाला नहीं देखेंगे। तो एक चीज करनी पड़ती है जो नौकरी पे, आपको हर सुबह जब आप उठोगे, ठीक है, जैसे 8-9 बजे, या फिर रात में सोते समय, जैसे आप लेट सोते हो, ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो लेट ही सोते हैं, ठीक है। तो रात में सोते समय आपको आपके प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है, जैसे मैं तो कुछ अपडेट नहीं करती थी, जस्ट एडिट पे क्लिक करके वापस सेव कर देती थी। या फिर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ आपने रिज्यूमे एक डॉट ऐड किया, वापस से निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपको आपका प्रोफाइल अपडेटेड रखना चाहिए, ऑल डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए। सो ये हो गया नौकरी का। एंड लिंक्डइन का जो होता है, जैसे लिंक्डइन का आपका जो प्रोफाइल है, ठीक है, तो आपको हमेशा वहाँ पे ना कुछ चीजें पोस्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि आपको ऐसे दिखाना चाहिए कि आपको बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये एक स्कैम झूठा करना पड़ता है, ठीक है, कि आप किसी और की भी प्रोफाइल ले सकते, मतलब कुछ उसने कुछ पोस्ट किया तो वो भी आप रीपोस्ट कर सकते हो। या फिर आप जैसे कि चैट जीपीटी है, ठीक है, तो वहां पे उसको बोल सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ पोस्ट करना है, वो आपको दे देगा और आप वो चीजें पोस्ट कर सकते हो। जैसे आपने कुछ नई चीज देखी है, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा टेक्निकली मैच हो रही है, ठीक है, तो आप वो चीज वहां पे डाल सकते हो लिंक्डइन पे। और वहां पे भी जॉब्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वहां पे एक इजी अप्लाई का भी ऑप्शन होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एंड ईवाई कंपनीज है, फिर डिलॉइट हो गया, तो वहां पे आप उनके पोर्टल पे जाके फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। मतलब वो लिंक्डइन पे ही दिखेगा आपको कि है, बट आप इजी अप्लाई नहीं कर सकते, आप उनके करियर पेज पे जाओगे और वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है। एंड और भी होता है कि जैसे कुछ लोग पोस्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं एमडॉक्स में हूँ सपोज, तो एमडॉक्स में कुछ ओपनिंग्स चल रही है, तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगी कि ये अभी इस पोजीशन के लिए ओपनिंग है, अगर आपको करना है तो आप मुझे मैसेज या फिर कुछ आपका रिज्यूमे शेयर कर देना इस ईमेल पे।
तो आप उन लोगों को भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी एक वे होता है कि वो लोग आपको रेफर कर देंगे लिंक्डइन के थ्रू, तो ऐसे आप जॉब सर्च कर सकते हो। ओके, इट्स लाइक जॉब हैक्स एवरीवन शुड नो या अबाउट। एंड राइट। टॉकिंग अबाउट, आपने एक नोटिस पीरियड के बारे में बात की, सो बहुत सारे फ्रेशर्स के माइंड में एक सवाल होता है कि नोटिस पीरियड सर्व करना नहीं है, बट बॉन्ड भी है, वो टूट जाएगा। हम्म। सो एट दैट टाइम एक पेनल्टी अमाउंट लिखी होती है। सो क्या रियलिटी होती है उसकी कि देनी पड़ती है अमाउंट उतनी, या फिर क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लाइक वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते ऐसा पता होता है सबको? हाँ। ओके, तो देनी तो पड़ती है ओके। क्योंकि आपने बॉन्ड साइन किया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि 2 साल अगर आपने बॉन्ड साइन किया है तो आप वहां पे रहो, क्योंकि कैसे होता है ना, फिर आपको अगर एक्सपीरियंस लेटर वो नहीं देंगे, ठीक है, तो आपका ही एक जो होता है ना करियर रेपो जो बन बन गया था, वो खराब हो सकता है। तो नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए उस टाइम। So, सो दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइक वी आर होल फ्रॉम दी फ्रेशर्स लेवल, कि हम भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना आईटी करियर। सो दिस क्वेश्चंस आर फॉर अस, लाइक कि स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे लिए भी है, कि लाइक हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सो या आई होप कि आप आएंगे अलग और एक पॉडकास्ट करने के लिए विथ मोर इनसाइट्स एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। So yeah, thanks for coming on the show. yes, thank you so much. Yeah.